वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। तो ये आपके पास एक्सरसाइज के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने एक नोट्स तैयार कर लिए हैं यहाँ पे, ये देखें। यस, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है और साथ इसका आंसर है। ओके, पहला क्वेश्चन है, हाउ फिजिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। यस, फिजिक्स हमारी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जनरली आपका ये आंसर जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि आप डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो आपकी जो हर किस्म का नेचुरल फिनोमेना जो आपकी सराउंडिंग में हो रहा है, उसमें आप क्या करते हैं कि जब आप उसके पीछे की रीज़न फाइंड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिज़िक्स। ओके, तो सिंपल पैदल चलने से आपके जो हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, या अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे जो मेडिकल इमेजिंग होती है, डिफरेंट किस्म के स्कैनर्स लगे होते हैं, यहाँ हर जगह जो है वो फिज़िक्स का यूज़ है। तो फिज़िक्स की मदद से हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती थी, उसको पॉसिबल किया है। तो आप अपना आंसर जो है वो डिफरेंट तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक फंडामेंटल साइंस है जो कि हर कायनात में जो भी चीज़ हो रही है उसको गवर्न करती है। इवन कि अगर एक पर्सन वॉक कर रहा है और जो कम्प्लेक्स फंक्शनिंग ऑफ स्मार्टफोन, अगर आप स्मार्टफोन को जो है वो ओपन करके देखें, अगर कभी ख़राब हुआ हो तो उसमें बहुत सारे आईसीज होते हैं, सर्किट्स होते हैं जो कि बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, इवन के वर्किंग ऑफ सेटेलाइट्स। इसके अलावा ये क्या करती है कि नेचुरल फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करती है कि रेनबो के पीछे रीज़न क्या है, प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं। अगर हमें फिज़िक्स के असूलों का, प्रिंसिपल्स कहते हैं, असूलों का ना पता होता तो उससे क्या होता कि हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना कर सकते, मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम ना फाइंड कर सकते। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो यस, मॉडर्न मेथड्स जो हैं उसको फाइंड आउट ना कर पाते। इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग जैसे एक्सरे है, आप एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, पीईटी स्कैनर्स होते हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो हॉस्पिटल्स में आ चुकी है जो कि फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है। ओके, तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि आपने अपनी एज को जो है, जो भी आपकी एज है उसको आपने मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो आप ये कैसे करेंगे? ओके, तो आप इस तरह से करेंगे, लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी एक एवरेज जो एज है वो 14 ईयर्स है। ओके, तो हमने इसे मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि ईयर्स जो है एक साल में ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 365 डेज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे ईयर्स को डेज में कन्वर्ट कर लिया। सिंपली मैंने ईयर्स की जगह पे 365 डेज लिख दिया। ओके, तो आपको पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, डेज की जगह पे 24 आवर्स लिख दिया। इसी तरह से 14 इंटू 365 इंटू 24 इंटू, और हर आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। यस, तो मैंने आवर्स की जगह पे यहाँ पे 16 मिनट्स जो हैं वो लिख दिए। यस, एक मिनट बस। ओके, तो शुरू में मैंने क्या किया है, ईयर्स की जगह पे 365 डेज लिखे हैं और फिर डेज की जगह पे मैंने 24 आवर्स लिखे हैं और 24 और एक आवर की जगह पे मैंने 60 मिनट लिखे हैं। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे किया हुआ है तो आपके पास आंसर आएगा 7884000 मिनट्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसी वैल्यू को ये जो मेरे पास लिखी है 14 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स, मिनट की जगह पे एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो किस में आ जाएगी, सेकंड्स में आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो भी एज है, लेट्स से 14 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, तो आप अपनी एज को क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं सेकंड्स में, और उसके साथ साथ मिनट्स में भी एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, इसमें ये जो टाइम आपने निकाला है आपकी एज का,
ये वो लैप्स टाइम है जो कि आपके पैदा होने से अभी तक का है। और इसके साथ इसमें कुछ एरर्स जो है या माइनर वेरिएशन जो हैं वो हमने एक्सक्लूड की हैं या उनको हमने निगलेक्ट किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो एक साल होता है वो ऑलमोस्ट 365 डेज और 6 आवर्स का होता है। तो ये जब 6 आवर्स ऐड होते जाते हैं तो 4 साल के बाद हम कैलेंडर में एक दिन ऐड कर देते हैं जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। जैसे हमारे पास फरवरी 29 होता है तो वो एक दिन आ जाता है। तो हमने इसमें जो लीप ईयर के जो 6 आवर्स हैं उसको हमने क्या किया है, निगलेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड, यस, व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन द डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। यस, आपके पास कुछ डिराइव क्वांटिटीज हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास फोर्स जो है वो गिवन है। तो फोर्स जो है उसका फार्मूला होता है ma। आपने परेशान नहीं होना, अभी हम इसको डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि फोर्स का जो फार्मूला होता है दैट इज ma। m स्टैंड्स फॉर मास, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। ये क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो इसे हम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप इसके यूनिट्स लिखें तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें तो इसमें 3 बेस यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं, किलोग्राम, मीटर और सेकंड स्क्वायर। यानी कि फोर्स जो हमारे पास डिराइव, इसका जो डिराइव यूनिट है, डिराइव क्वांटिटी है, उसमें 3 तरह की क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। उसमें किलोग्राम का मास होता है, मास मौजूद है इसके अंदर। इसी तरह मीटर मौजूद है, इसका मतलब है इसमें लेंथ का फैक्टर भी मौजूद है। और अगर सेकंड मौजूद है इसका मतलब है इसमें टाइम का फैक्टर जो है वो मौजूद है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ मौजूद हैं तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें मास मौजूद है, यानी मास से मिलके बनी है, इसके अलावा लेंथ से मिलके बनी है और टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंबाइन करने से हमारे पास फोर्स जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी है बनी है। ओके, नेक्स्ट देखें। उसके बाद है आपके पास प्रेशर। तो प्रेशर जो है वो सिंपली क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हमने यूनिट लिख लिया अभी, क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखें इसमें कितनी क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, यस, किलोग्राम यूज़ हो रहा है, मीटर यूज़ हुआ है और सेकंड यूज़ हुआ है। इसका मतलब है प्रेशर जो है, प्रेशर भी मास, लेंथ और टाइम से मिलकर बना है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि पावर, यस, पावर जो होती है बेसिकली क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ओके, तो फोर्स का हमने पढ़ लिया था कि क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड। तो अगर आप गौर करें तो इसमें हमने 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ की हैं। मास यूज़ किया है, मीटर यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है लेंथ आ गई, अगर सेकंड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि टाइम आ गया है। तो ये जो आपके पास पावर है, पावर में भी 3 क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, इसके बाद आपके पास है चार्ज। तो चार्ज के लिए फार्मूला होता है हमारे पास Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो I जो है ये इलेक्ट्रिक करंट है, T जो है वो टाइम है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेसिकली हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है एम्पेयर, और इसी तरह टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो इसका मतलब है चार्ज जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है कूलम। हमने कल भी एमसीक्यूज में इसको डिस्कस किया था। तो ये चार्ज जो है वो 2 बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से बनी है, यानी कि अगर आप करंट और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि फोर्स जो है उसमें मास, लेंथ और टाइम यूज़ हुआ है, प्रेशर में भी मास, लेंथ, टाइम यूज़ हुआ है, इस तरह से पावर में भी मास, लेंथ, टाइम यूज़ हुआ है, लेकिन चार्ज जो है उसके अंदर करंट और टाइम वाली बेस क्वांटिटीज़ हमने क्या की हैं, यूज़ की हैं। तो इस तरह से आप इसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कि आपने बताना है शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। ये हमने कल भी किया था एमसीक्यूज में। जैसे अगर आपको याद हो कि मिली और माइक्रो की अगर आप रेशियो ले लें, मिली होता है 10⁻³ और ये कितना होता है -6, यानी कि मिली एंड माइक्रो। ठीक है, तो आप इसकी रेशियो ले लें तो ये क्या बनेगा 10⁻³
ये अगर -6 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +6, और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आता है हमेशा, और साथ आ जाएगा 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1000। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि मिली ओवर माइक्रो इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि माइक्रो को वहाँ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और उधर जाके अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कुछ इस तरह से मिली इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स 1000 टाइम्स इनटू, यहाँ पे माइक्रो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइक्रो। तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं कि मिली जो है दैट इज 1000 टाइम्स ऑफ माइक्रो। ठीक है, ओके, या आप ये कह सकते हैं कि एक तो ये कह सकते हैं कि मिली जो है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो, या आप ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो जो है वो 1000 टाइम मिली से छोटी है। तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें ज़रा। यस, आइडेंटिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो लेट्स से आपके पास दो पोजीशंस हैं, दिस वन इज़ ए एंड दिस वन इज़ बी। तो अगर आपने ए से बी पे जाना है तो आप डिफरेंट रूट्स जो हैं वो ले सकते हैं, ऐसे कुछ ये रूट्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने शॉर्टेस्ट रूट जो है वो लेना है, तो शॉर्टेस्ट रूट जो है वो बेसिकली क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ये जो मैंने ग्रीन कलर से आपके पास लाइन ड्रॉ की है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ठीक है, टूवर्ड्स द राइट। लेकिन अगर आप दूसरे पाथ्स देखें, यानी 1 2 3, इनकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ तो ये डायरेक्शन थी, फिर ये डायरेक्शन होगी, फिर ये डायरेक्शन होगी, फिर ये डायरेक्शन होगी, एंड देन दिस। तो इसका मतलब है मल्टीपल डायरेक्शंस हैं। तो अगर जिस क्वांटिटी की मल्टीपल डायरेक्शंस हो उसे हम स्केलर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है, जबकि दूसरे जो पाथ्स हैं उनकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी में जो काम करने की सलाहियत मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है कि आप एनर्जी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, या किसी किस्म का डायरेक्शनल कंपोनेंट जो है वो मौजूद नहीं होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एनर्जी जो है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर्स। यस, मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर जो है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। ओके, इसी तरह से स्क्रू गेज जो होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। ओके, साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आपको 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, जबकि स्क्रू गेज जो है वो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आप इन दोनों लीस्ट काउंट को कंपेयर करें तो ये स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है ये छोटा है। तो जैसे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि जो हमारे पास प्रिसीजन जो है दैट हैज़ एन इन्वर्स रिलेशन विद लीस्ट काउंट। तो जिसका लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उसकी प्रिसीजन ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। तो इस तरह से ये भी कहा जा सकता है, जैसे मैंने नोट भी किया होगा, द फाइन थ्रेड्स ऑफ स्क्रू अलाउ फॉर मच स्मॉलर इंक्रीमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाते हुए बताया था कि मीटर रूल की अगर 2 रीडिंग्स के दरमियान में हमारे पास लेंथ आ गई है तो फिर हम क्या करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट करते थे, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर की 2 रीडिंग्स हैं उसके दरमियान में हमारे पास जो है वो ज़्यादा थ्रेड्स ऐड हो जाते हैं जब हम स्क्रू गेज को डिस्कस करते हैं। तो इसलिए वो स्मॉलर इंक्रीमेंट्स को भी क्या कर लेता है, गेज कर लेता है। ओके, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 तरह की ड्यूरेशन, किसी भी ड्यूरेशन को अगर आपने मेजर करना है तो आपको स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है। 2 तरह की होती है, मैकेनिकल एंड इसके साथ साथ डिजिटल। तो मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल जो है उसमें 2 सर्कुलर डायल्स होते हैं।
जो बड़ा सर्कुलर डायल होता है वो बेसिकली सेकंड हैंड का होता है, जो कि सेकंड आपको बता रहा होता है, और जो आपके पास स्मॉलर डायल होता है वो आपको मिनट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो हमारे पास ये जो एनालॉग या जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 सेकेंड होता है। लेकिन आजकल हम यूज़ करते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। तो डिजिटल स्टॉप वॉच जो है उसका जो लीस्ट काउंट हमारी बुक में मेंशन है दैट इज़ 0.1 सेकेंड, और इसमें डिफरेंट किस्म के बटन्स लगे होते हैं। लेफ्ट और राइट बटन के बारे में मैंने डिस्कशन की थी। अगर आप मज़ीद डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप इसका जो लेक्चर हमने किया हुआ है पहले, उसको आप दोबारा सुन सकते हैं। ओके, हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर ऑफ अ इर्रेगुलर शेप्ड स्टोन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जब मेजरिंग सिलेंडर को स्टडी किया था तो वहाँ पे हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम उसे क्या करते हैं कि एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, उसमें एक लिक्विड लेते हैं, और उस लिक्विड का जो लेवल है उसको हम नोट कर लेते हैं, जिसे हम इनिशियल वॉल्यूम कहते हैं। फिर हम उस ऑब्जेक्ट को उसी सिलेंडर के अंदर, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डिप करते हैं, जिसकी वजह से जब जैसे ही आप स्टोन को डिप करेंगे लिक्विड में तो लिक्विड का लेवल जो है वो राइज करेगा। तो जहाँ तक वो राइज होगा उसको हम VF यानी कि फाइनल वॉल्यूम कहते थे, क्योंकि वो जो स्टोन है वो उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करता है जितना उसका वॉल्यूम होता है। और फिर हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो हमने डेल्टा V जो था वो कैलकुलेट किया था, जिसे हम कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम। सो डेल्टा V वॉज VF माइनस VI, तो ये वॉल्यूम होता है बेसिकली। तो ये जो डिफरेंस आ रहा था, ये जो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम था, ये बेसिकली स्टोन का वॉल्यूम था। ऑल राइट, तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इज़ अ मस्ट, आपने लाजमी ड्रॉ करनी है, उसके साथ आप इसे आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। Yes, what precautions should be kept in mind while taking measurements using measuring cylinder? Let's say आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, दिस वन इज योर मेजरिंग सिलेंडर, और इसमें दो तरह से लिक्विड ऐड हो सकता है। यानी कि समटाइम हम लिक्विड इसमें डालेंगे तो वो लिक्विड का जो शेप है अपर वो इस तरह की आ जाएगी, यानी लोअर, इसको लोअर मेनिस्कस कहते हैं, ठीक है, कनकेव मेनिस्कस भी कहते हैं इसे। अच्छा, दूसरा मेरे पास जो है वो मेजरिंग सिलेंडर है, उसमें हो सकता है कि लिक्विड डालूं तो उसकी जो अपर शेप है वो इस तरह से आ जाए, यानी इस तरह से ऊपर की तरफ, यानी इसमें जो बल्ज क्रिएट होगा वो नीचे की तरफ होगा और इसमें जो बल्ज क्रिएट होगा ऊपर की तरफ होगा। इसे कन्वेक्स मेनिस्कस कहते हैं। जो मरकरी होता है उसमें कुछ इस तरह से शेप बनती है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, और जो वाटर होता है उसका लोअर मेनिस्कस होता है, तो इस तरह से शेप बनती है। तो अब पैरेलैक्स एरर क्या होता है कि अगर आप इसी को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो आपको करेक्ट रीडिंग जो है वो कहाँ से मिलेगी? अगर आप उस लेवल के बिल्कुल स्ट्रेट में देख रहे हैं, ये ना हो कि आपका जो सिलेंडर है वो आपने ऊपर पकड़ा हुआ है और आप इस तरह से देख रहे हैं किसी एंगल पे, तो आपका एंगल और जो उसका जो मेनिस्कस है उसमें एंगल 0 होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी एंगल होगा तो जो हमारी मेजरमेंट है उसमें वेरिएशन आएगी, और इस वेरिएशन को हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर, कि डिफरेंट एंगल से जब आप इसको व्यू करते हैं तो फिर आपके पास एरर आने के चांसेस होते हैं, उसे हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में देखें, जो मेनिस्कस है उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देखें, तो फिर वो एरर जो है वो नहीं आता। तो ये एक प्रॉपर वे है, इस तरह से आप रीडिंग ले सकते हैं। ओके, वाई डू वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट्स? यस, तो आप इस चीज़ को याद रखें कि किसी भी मेजरमेंट में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो उतनी ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट वैल्यू होगी। जिसमें जितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो अनरिलायबल और अनएक्यूरेट जो वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर जितनी ज़्यादा होंगी तो उससे ये होता है कि हमारी जो रिलायबिलिटी है वो उस वैल्यू पर बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप इसे आर्टिकुलेट जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई मेजर्ड वैल्यू है और उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी एज़ कम्पेयर टू ऐसी वैल्यू जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7000, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ 7345। तो चूंकि इसमें हमारे पास डेसिमल मौजूद नहीं है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है इस वैल्यू में, जबकि इसमें 1 2 3 4। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाली जो वैल्यू है ये ज़्यादा
एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू। तो इसलिए किसी भी मेजरमेंट में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ही ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी और प्रिसीजन भी बढ़ जाएगी उसकी। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, हाउ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस। हमने एरर्स को बहुत डिटेल से स्टडी किया था। दो तरह के जो एरर हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर हो सकता है और रैंडम एरर हो सकता है। तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि सिस्टमैटिक एरर में हमने ये कहा था कि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मेजरिंग टेक्निक में प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल एरर हो सकता है, पर्सनल बाइजनेस हो सकती है, निगलिजेंस हो सकती है, एक्सटर्नल कंडीशंस को आप इग्नोर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए। और रैंडम एरर जो है ये खुद ब खुद आता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी केयरफुली आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लें, आप जितना मर्जी जो है वो उसको जो है वो प्रिकॉशंस ले लें, लेकिन ये रिपीटेडली जो है वो आ सकता है और आता भी है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि सारी मेजर्ड वैल्यू, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम मेजर करते हैं और फिर उसका एवरेज ले लेते हैं। इस तरह से हम इस एरर को मिनिमाइज या मिटिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। यस, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है उसमें क्या डिफरेंस है, तो हमने इस पे पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिसीजन आपको ये बताती है कि वैल्यूज़ आपस में कितनी ज़्यादा क्लोज हैं, और एक्यूरेसी आपको ये बताती है, बेशक वो एक्यूरेट है या नहीं है, ट्रू है या नहीं है, लेकिन आपस में उनकी क्लोजनेस कितनी ज़्यादा है, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रिसीजन। जबकि एक्यूरेसी आपको ये बताती है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसके कितना ज़्यादा करीब है। तो ये दोनों का जो है वो मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ से आप इनके डिफरेंसेस जो हैं वो मैंने आपको जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको 5 से 6 डिफरेंसेस जो थे वो दोनों के लिखवाए थे। तो आप चाहे तो ये नोट कर लें, चाहे तो वो नोट कर लें। तो मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आपके पूरे चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर डिस्कस हो चुके हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। इसी तरह से इसका 11 का आंसर है ये वाला। इसी तरह से ये आपके पास 10 का आंसर है, यहाँ से नोट कर सकते हैं पॉज करके आप। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 का आंसर है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपके पास ये। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपके पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, और इसी तरह से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो ये आपको पीडीएफ जो है ये ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आपने लेक्चर से नोट्स बनाने हैं तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी डिफ़िकल्टी बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आंसर कर दें। अगर आंसर प्रॉपरली वहाँ पे ना कर सके तो हम आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो जो है वो ज़रूर बनाएंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।